नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा-सा लेट हो गया मुझे इस सेशन को जॉइन करने में। धर्मेंद्र कुमार राय और इस यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा-सा एक सेकंड, कुछ थोड़ा-सा टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से मैं 10-15 मिनट 12 मिनट लेट हो गया। तो चलिए, जो लोग भी क्लास में हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभिलाषा अग्निहोत्री, अंकित, भीम और लाडली, अजय, अतुल, जो भी स्टूडेंट हैं क्लास में, सबको नमस्ते। तो अब इस वीडियो सेशन में, जैसा कि आप जानते हैं, पहले से आप लोग करते आ रहे हैं कि सीआरपीसी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सेक्शन 1 से लेके 484 तक सब पर डिस्कस किया जाएगा, सबको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ जो लोग लाइव सेशन देख रहे हैं उनके लिए ये 3 पार्ट में मिलेगा, और जो स्टूडेंट इन्हें लाइव के अलावा रिकॉर्डेड भी इस चैनल पर देख रहे हैं उन्हें भी ये 3 पार्ट में मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे, बाद में जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं मतलब देखेंगे, वो चाहें कि एक ही इस लेक्चर को मैं पूरे कंपाइल्ड एक ही लेक्चर में बना दूं, तो मैं तीनों वीडियो को एक में कंपाइल्ड करके अपने राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगा। और उस पर मैं अभी तक मैक्सिमम मेजर और कुछ माइनर के भी लेक्चर डाल चुका हूं, तो आप उससे रिवीजन करिए ताकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें रिवीजन करना आपके लिए आसान हो सके। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न ये है, शुरुआत ही इसी प्रश्न से होगी और आपको रिवीजन क्लास है पूरी की पूरी कंप्लीट सीआरपीसी है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो आपको पता है उस पर भी डिस्कस करेंगे, जो आपको नहीं पता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है कि सीआरपीसी के कौन से डेट से इन्फोर्स हुई थी? 1 जनवरी 1973 है कि 1 जनवरी 1974 है कि 1 अक्टूबर 1973 है कि 1 अप्रैल 1974 है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में देते रहिएगा। हालांकि मैं बहुत लेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके रिस्पांस को लगातार देखता रहूंगा। ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1974 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर कि अपराध का कौन सा वर्गीकरण सीआरपीसी के तहत आता है? संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानती और गैर जमानती, समन मामले और वारंट मामले, सभी। कौन सा सीआरपीसी के अंतर्गत वर्गीकरण आता है? बताइए। पिंकी दास, सरवर, लाडली, अजय, अखिलेश, भीम। हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब है आपका, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे चीजें जो है अपराध के वर्गीकरण सीआरपीसी के अंतर्गत। हाँ बेटा, ये हिंदी में ही है, हिंदी में करा लूंगा तब मैं इंग्लिश वाली वीडियोस डालूंगा, अभी ये हिंदी में ही है। ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सीआरपीसी से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है? 320, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची की 482? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम अनुसूची में अपराध को बताया गया है। चाहे वो कॉग्निजेबल हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, चाहे वो बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, सारे अपराधों के बारे में बताया गया। चलिए, अगला प्रश्न है ये, सीआरपीसी में कुल कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? सीआरपीसी में कुल कितने चैप्टर और सेक्शन हैं? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपके सही आंसर की तरफ जा रहा है। सेक्शन जो होंगे वो 484 हैं और चैप्टर 37। मैं जल्दी जल्दी करूंगा तभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, अन्यथा आप लोग बहुत समय तक बैठेंगे भी और बहुत सारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। सीआरपीसी की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जाता है? इस बार पढ़िएगा, सबसे अद्भुत और अद्वितीय विशेषता किसे कहा जाता है? गुड इवनिंग।
बबलू, हाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। चलिए, ये है आपका अगला प्रश्न। जमानती अपराध कौन से? जमानती अपराध किसको कहते हैं? सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जिसे जमानती का उल्लेख किया गया है, सभी समन विचारण के प्रकरण, सभी असंज्ञेय अपराध, सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं, कौन सा है जमानती अपराध के संबंध से? सही ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, जो फर्स्ट शेड्यूल में अवेलेबल बताया गया वो अवेलेबल ऑफेंस कहलाएगा। नीलू, देखिएगा इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इंक्वायरी 2G में, पुलिस रिपोर्ट 2S में, आलोक अभियोजक 2B में, और असंज्ञेय अपराध 2L में, कौन सा सही सुमेलित नहीं? ये दोनों सही सुमेलित नहीं है ना, ये दोनों सही सुमेलित नहीं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो होगी वो 2R में है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में होगा। तो दोनों ये और ये दोनों सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, कि संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियां होंगी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण करने की, अन्वेषण एवं बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति, किंतु यह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकती है। बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की, अन्वेषण तथा अपराध के विचारण तथा जांच करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना वारंट गिरफ्तार करने की। इसमें से क्या सही लग रहा है आपको? बिना वारंट के गिरफ्तार करना और इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है, ये परिभाषा में ही आपको लिखा हुआ है। और दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है 156 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि संज्ञेय अपराध किसके द्वारा विचारणीय है? न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, या इन सभी के द्वारा? कॉग्निजेबल ऑफेंस किसके द्वारा? सही है ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है सभी के द्वारा ट्राइबल है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 2D में परिभाषित परिवाद निम्न में से कैसे अपराध से संबंधित है? केवल संज्ञेय अपराध से, केवल असंज्ञेय अपराध से, ए और बी दोनों से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? 2D किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? लाडली, नीलू, अभिलाषा, अजय, भीम, बबलू, अखिलेश। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संज्ञेय अपराध से भी है और असंज्ञेय अपराध से है। कंप्लेंट किसी भी मामले में की जा सकती है। एफआईआर के लिए अपराध की जो है वो होना चाहिए कॉग्निजेबल नेचर का। कंप्लेंट के लिए किसी भी मामले में कंप्लेंट की जा सकती है। जानते ही हैं कि कंप्लेंट कहाँ होती है? कंप्लेंट होती है सेक्शन 200 से लेके 203 तक की इसके संबंध में प्रोविजन है, और कंप्लेंट पर जो कॉग्निजेंस लिया जाता है वो सेक्शन 190 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत लिया जाता है। एक सेकंड बच्चों, हाँ हेलो, हाँ हाँ क्लास ले रहे हैं, लेकिन बताइए।
यहीं पे मतलब अदलपुरा वाले में ना। अच्छा चलिए, तो मैं कितने बजे, 7 बजे फ्री होना है? अच्छा ठीक है, मैं क्लास छोड़ दूंगा। तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, रेडी रहूँगा 6:30 बजे, ठीक है? जहाँ कहिए वहाँ मिल जाऊँगा। आ जाएंगे। अच्छा ठीक ठीक। एक सेकेंड। नहीं बेटा, पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आज दर्शन करने का प्लान बन रहा है, तो उसी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसमें है कि ए पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? सदोष परिरोध का, सदोष अवरोध का, ए और बी दोनों की कोई नहीं। नहीं भाई, आजकल जो नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में तो माता के दर्शन होंगे ना, काशी विश्वनाथ के तो कभी भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न ले लीजिए कि सीआरपीसी के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है? केवल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सत्र न्यायालय, न्यायालय और मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा? तो सही ऑप्शन क्या है? जांच किसके द्वारा की जाती है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2G में जो है वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय किसी के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये गलत उत्तर बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, जांच आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है, कि जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है? गलत उत्तर बताना है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है। अरे जब आरोप विरचित कर ही दिया गया तो जांच काहे की जाएगी? ठीक है ना, तो गलत उत्तर आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? अन्वेषण, जांच एवं अन्वेषण, जांच एवं विचारण, विचारण एवं अन्वेषण। न्यायिक प्रक्रिया कौन सी है? जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत क्या आता है? इसका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं आप लोग। इंक्वायरी और ट्रायल दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा, कि न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा? इनके इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 12 है। और सेक्शन कहां से? 154 से लेके 176 है। हालांकि 174 से लेके 176 जो है इंक्वेस्ट है, यानी मृत्यु समीक्षा है। वेरी गुड। अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? अभियुक्त को गिरफ्तार करना है,
अभियुक्त को दंड देना है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या करना है? अभियुक्त को ऑप्शन नंबर सी, उसके अगेंस्ट साक्ष्य एकत्र करना है। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? ऑप्शन ए डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल, जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात, साक्षी बनाम भारत संघ, दीपेश चांडक बनाम भारत संघ। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है आप लोगों का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट कर लेते हैं कि असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता, पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, केवल न्यायालय जमानत दे सकता है। असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जहां ऑप्शन नंबर बी, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये बात बताई कहां गई है? सेक्शन 2L में, 2L में बताई गई है। वेरी गुड। ये है आपका अगला प्रश्न कि समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो संबंधित है 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध से, आजन्म कारावास से दंडनीय अपराध से कि उपयुक्त में से कोई नहीं। समन मामला कैसा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध। क्योंकि समन मामले की परिभाषा कहां दी गई? सेक्शन 2, वेरी गुड, डब्ल्यू। कौन मामला है? समन मामला वो है जो वारंट मामला नहीं है। अब वारंट मामला कौन है? ये 2X बताएगा। कहता है कि जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामला है वो वारंट मामला है। और समन मामला का मतलब ये कि जो अपराध से तो संबंधित है लेकिन वारंट मामला नहीं, तो मतलब 2 वर्ष तक का मामला आ जाएगा। आहत, आहत को मतलब विक्टिम, ये पीड़ित समझ रहे होंगे आप। विक्टिम, विक्टिम को कहां परिभाषित किया गया है? सही ऑप्शन, वेरी गुड, आप तो हमारे पढ़ने से पहले आंसर हाजिर कर दे रहे हैं। WA में विक्टिम को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कि पीड़ित का अर्थ और उसमें शामिल होते हैं ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित है, उसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, उसकी या उसका संरक्षक, उसकी, उसका या उसका विधिक उत्तराधिकारी, ये सभी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब वो तो है ही पीड़ित जिसको नुकसान हुआ, उसके अलावा पीड़ित में उसका संरक्षक भी है, उसका उत्तराधिकारी भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता में सही सुमेलित नहीं है? 2D परिवाद, 2H इन्वेस्टिगेशन, 2R पुलिस रिपोर्ट, 2W पीड़ित। कौन सही सुमेलित नहीं? बबलू का आंसर हाजिर, 2W पीड़ित, क्योंकि 2WA में पीड़ित की परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वारंट मामले में न्यायालय प्रथम
अवस्था पर ही अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। दूसरा है पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। वे अपराध शामिल हैं जिन्हें कारावास की अधिकतम सजा 2 वर्ष से अधिक नहीं। वे मामले शामिल हैं जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय। सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सेक्शन 2(x) में से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने तरह के आपराधिक न्यायालय होते हैं एक जनपद में? सेक्शन 6 बताता है 4 प्रकार के आपराधिक न्यायालय। हाई कोर्ट को छोड़ दिया गया। कौन सा है? सेशन कोर्ट, इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये है आपका अगला प्रश्न कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या कम से कम कितनी है? कितनी जनसंख्या है तो घोषित किया जा सकता है महानगर? 10 लाख जनसंख्या। और सेक्शन जो है वो सेक्शन 8 सीआरपीसी की ये बात बताता है। गुड इवनिंग नीरज कुमारी। अगला प्रश्न बताइए बच्चा कि सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? सेशन कोर्ट की स्थापना की जाती है। वो हाई कोर्ट के द्वारा, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल द्वारा। सत्र न्यायालय की जो स्थापना की जाती है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय क्या करता है, उसमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। और ये प्रावधान आपको सीआरपीसी में कहाँ है? तो सेक्शन 9 में आपको मिलेंगे। 9 में ही सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के 9(2) प्रावधान करता है किस बात के लिए? प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनपद के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, जनपद सत्र न्यायाधीश। जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, जनपद सत्र न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, जितने भी चाहे वो सेशन जज हो, असिस्टेंट सेशन जज हो, एडिशनल सेशन जज हो, मजिस्ट्रेट हो, सबकी नियुक्ति हाई कोर्ट ही करता है। आपका अगला प्रश्न ये
कि सीआरपीसी के सेक्शन 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है 1 वर्ष से अनधिक अवधि, 2 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष से अनधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने समय के लिए की जाएगी? वो सिविल मामलों के लिए है अजय, है ना? सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो हम मजिस्ट्रेटों की बात कर रहे हैं, न्यायाधीशों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए चुना जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जो सरकारी सेवा में है, सरकार की सेवा में है, और 1 सेकेंड बच्चों, आज फोन बढ़ जा रहा है। हाँ भैया, पढ़ाओ, क्लास ले रहे हैं। बताइए। एक आध घंटा तो लग ही जाएगा। आज चलिए, ये हो गया ना। अब मैं क्या बता रहा था, देखिए यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, और 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन याद रखना है। इन लोगों के लिए, दोनों के लिए 1 साल की समय होती है कि एक बार में 1 साल से अधिक के लिए नहीं हो सकते, लेकिन 21 वाले के लिए कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। चलिए आगे। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से केवल एक ही कथन सही है। कौन सा कथन सही है? आपको छांटना उसमें से। इंद्रजीत पाल जी नमस्कार। ये बताइए, एक कथन सही है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। द्वितीय वर्ग ही नहीं, सारे के सारे मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं। और ये बात कहाँ बताई गई है? सेक्शन नंबर 15 में बताया गया। और सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होता है? सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होता है? वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होता है। गजला खान, हाँ, तुमको जानबूझ के इग्नोर कर रहे बेटा, इसके लिए तुम्हें कुछ सर की सेवा करनी होगी। मुंह मिठा कर आइए कुछ। देखिए अतुल, नेटवर्क हो सकता है थोड़ा कमजोर हो गया हो। नेटवर्क की ही प्रॉब्लम होगी। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए तो दिखने लगेगा। कि अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है? अधीनस्थ कार्यपालिका, दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये सब कार्य के वितरण के संबंध में कौन नियम बनाएगा? तो सीजीएम बनाता है, उनके क्षेत्र सीमाएं तय करता है। कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन नंबर 14 में। नहीं बेटा इंद्रजीत, ये वाला सेशन में हिंदी में तो नहीं होगा और इंग्लिश में नहीं होगा, और बाद में कर पाएंगे। गुड इवनिंग रोशनी। चलिए अगला प्रश्न है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति की होती है उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा, कि ए और बी दोनों, कि उनमें से कोई नहीं।
लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी होगा। लेकिन हालांकि ये प्रश्न जो है ना अधूरा है। लोक अभियोजक जो हाई कोर्ट के लिए नियुक्त होता है उसके बारे में ये दोनों ऑप्शन सही। लोक अभियोजक तो सेशन कोर्ट में भी होता है ना, तो सेशन कोर्ट वाले लोक अभियोजक की नियुक्ति केवल राज्य सरकार कर देती है। गुरु का भी मुंह मीठा कराने के लिए किसी खास वजह की जरूरत होती है। अब भीम हर बार स्पेशल क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, इसकी भी तो खुशी हो सकती है, मिठाई खिला सकते हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कि केंद्रीय सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार। देखो बेटा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, नहीं, ये नियुक्त थोड़ी करता है। ये जो नियुक्त नहीं करता, करती राज्य सरकार ही है। सत्र न्यायालय से परामर्श करके जिला मजिस्ट्रेट एक लिस्ट बनाता है, एक पैनल बनाता है, और उस पैनल में से ही नियुक्ति की जाती है। ये सिस्टम। और ये बात आप लोग कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 24 के क्लास नंबर 5 के अंतर्गत। और जिस व्यक्ति का नाम उस पैनल में नहीं होगा, सामान्यतया वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता। गुड इवनिंग नेहा। कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम, बताइए, सत्र न्यायाधीश की सूची में न हो, उच्च न्यायालय की सूची में न हो, जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो, पुलिस अधीक्षक की सूची में न हो। जिला दंडाधिकारी द्वारा बनाई गई सूची में ना हो। जिला मजिस्ट्रेट ही बनाता, अरे हाँ, डीएम ही बनाता है ना ये लिस्ट। तो इस सूची में नाम नहीं होगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर व्यक्ति नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है कि सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। होता है ना कि एक विशेष लोक अभियोजक होगा। तो ये 24(3) है, 24(7) है, 24(8) है कि 25 है? कौन सा सही ऑप्शन? गलत जवाब, गलत जवाब। ये सही जवाब है। हाँ, 24(8) में है ना। लोक अभियोजक के लिए 24(7) में है 7 साल का एक्सपीरियंस, और 24(8) में 10 साल का एक्सपीरियंस होगा विशेष लोक अभियोजक के लिए। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं कौन? शासकीय अधिवक्ता, पुलिस निरीक्षक, उप पुलिस निरीक्षक कि सहायक लोक अभियोजक? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन कौन चलाएगा? शासकीय अधिवक्ता, पुलिस? यही है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी, सहायक लोक अभियोजक। कौन सी धारा में इनका उल्लेख है? धारा 25 में। और यही हैं जिनकी नियुक्ति परीक्षा से होती है, मतलब एपीओ या एपीपी।
कहीं कहीं एडीपीओ नाम होता है उसका। पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसका पद इंस्पेक्टर से नीचे का हो, उसने जांच में भाग लिया हो, वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, उसका पद इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया। हाँ, एमपी में एडीपीओ होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है। नाम तो सुन के लगता है कुछ बड़ा सा ऑफिसर है भी, छोटा नहीं होता। उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो और उसने जांच में भाग न लिया हो। ये जो सेक्शन 25 का क्लास नंबर 3 है, वो ये कहता है कि एक पुलिस अधिकारी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है, बस शर्त यह है कि इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे का ना हो और उसने उसमें इन्वेस्टिगेशन न किया। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कि उपखंड अधिकारी द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, उपखंड अधिकारी। एसडीएम साहब आईपीसी के अंतर्गत आने वाले अपराध का विचारण कैसे करेंगे, बताइए? उनके पास है ऐसी क्षमता? नेक्स्ट है सीआरपीसी के निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किशोरों के मामलों में अधिकारिता से संबंधित है? किशोर, जुवेनाइल से संबंधित धारा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, रोशनी, सी है। मतलब सेक्शन 27 किसको है? तो सीजेएम को अधिकारिता है। उम्र कितनी? 16 वर्ष, सीआरपीसी के पर्पज के। एक सेकेंड वेट करना पड़ेगा अब आपको। अगला प्रश्न है आपका ये कि एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? हाई कोर्ट कौन दंड दे सकता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास की कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत? हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। और ये बात कौन से सेक्शन में बताई गई है इसकी पावर? तो सेक्शन 28 में हो। लेकिन अगर हाँ, सेक्शन 28 में। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, किसी भी मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट? 324 वाला अपराध आईपीसी का किसके द्वारा ट्रायबल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। 324 में है क्या चीज? 323 में है उपहति और 324 में हो जाएगा डेडली वेपन से उसकी उपहति कारित करना। लिखा है कि कोई सहायक सत्र न्यायाधीश निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? सहायक सत्र न्यायाधीश
सहायक सत्र न्यायाधीश यानी असिस्टेंट सेशन जज कितना दंड दे सकता है? ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से अतिरिक्त कोई दंड दे सकता है। मतलब 10 साल तक का कारावास दे सकता है। और जुर्माना कितना देगा? तो जुर्माना दे सकता है अनलिमिटेड। सीजीएम कितना दंड दे सकता है? 7 वर्ष तक, जुर्माना अनलिमिटेड। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 3 साल तक, जुर्माना 10,000। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 1 साल तक, जुर्माना 5,000। ये है आपका कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करती है? 30(1) में, 31 में, 32 में कि 34 में? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर कितना दंडादेश दिया जाएगा, यहां भी है। और जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी के भी सेक्शन 64, 65, 66, 67 यही सब बातें बताते हैं। नेक्स्ट है कि कोई मजिस्ट्रेट जो चोरी के अपराध से आरोपित अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास तथा 1,000 रुपये जुर्माने से दोषी सिद्ध करता है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास से दंडाधिस्त किए जा सकने वाले अभियुक्त के लिए अधिकतम दंड होगा 1 वर्ष, 9 महीना, 3 महीना, 6 महीना। चोरी के अपराध के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 9 महीना। फार्मूला तो समझ रहे हैं ना? अजय, नीलू, अतुल, अंकित, रोशनी, शिव, अजय, रोशनी, शिव, भीम, समझ रहे हैं ना फार्मूला? अधिकतम जो उसके लिए कारावास है, तो चोरी के लिए अधिकतम 379 में कितना है? 3 वर्ष। उसके 1/4 से अधिक नहीं होगा, यानी 36 महीने का 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 9 महीना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। पुलिस अधिकारी ऑप्शन नंबर अच्छा यूट्यूब पर इसी नाम से आप पाए जाते हैं ना? सभी मामलों में। और अगर मान लीजिए कोई सहायता, ये तो बाउंड है ना, सहायता करने के लिए बाउंड होता है व्यक्ति 37 के अंतर्गत इन मामलों में। 38 में सहायता करने के लिए बाउंड नहीं है, चाहे तो सहायता कर सकता है। तो अगर सहायता न करे तो आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत पनिशमेंट मिलता है? कोई व्यक्ति सहायता करने के लिए बाध्य है लेकिन वो सहायता न करे तो कौन सी धारा लगेगी? बताइए। भीम, श्वेता, बताइए भाई, आप लोग बता ही नहीं रहे। अगर 37 के अंतर्गत सहायता करने के लिए आप बाध्य हैं और नहीं दे करते, नहीं, ठीक है, 179 ठीक है, 179 ठीक है। और किसी भी लोक सेवक का आदेश न मानना 188 तो है ही। 202 वाला जो अपराध बनता है वो 39 वाले में बनता है।
कि किसी अपराध के संबंध में सूचना देनी चाहिए आपको। अगर किसी अपराध को होने की जानकारी है तो आपको इसकी सूचना देनी चाहिए, और नहीं देंगे तो 202 के अंतर्गत और 176 के अंतर्गत आप दोषी हो जाएंगे। लॉ लर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला देख लीजिए कि क जिसको 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, कारावास से भाग गया तथा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। पुलिस अधिकारी बिना दंडाधिकारी के आदेश अथवा वारंट के बिना क को बंदी बना सकता है। दंडाधिकारी के आदेश से ही पुलिस अधिकारी क को बंदी बना सकता है। पढ़िए इसको तो। सही ऑप्शन नंबर ए। अरे जब वो भागा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए वारंट लेने की जरूरत नहीं है ना। कन्विक्टेड पर्सन भागा हुआ है तो उसे पकड़ने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए है। गलत कथन को इंगित कीजिए। हाँ, कल भी रहेगी, अब लगातार 3 दिन रहेगी जब तक सीआरपीसी खत्म नहीं हो जाएगा। संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। गलत कथन। एक प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा हो गिरफ्तार कर सकता है। सी कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को जब कोई अपराध उसकी उपस्थिति में और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य किया गया हो गिरफ्तार कर सकता है। उसमें से कोई गलत ही नहीं, ये बताइए। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, कोई गलत नहीं है, सब सही है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह। संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कौन कर सकता है, बताइए। वेरी गुड लाडली, ये है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है। और ये सब ग्राउंड आपको सेक्शन 41 में ही मिल जाएंगे। सेक्शन 41 में ही है ना कि वारंट के बिना गिरफ्तार कब किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, जब केवल संज्ञेय अपराध के मामले में, केवल उद्घोषित अपराधी के मामले में, केवल सशस्त्र सेना का भगोड़ा, उपयुक्त सभी। आसान सवाल, आसान सवाल। श्वेता, नीलू, लाडली, धीरज, अंकित, भीम, गजला, लॉ लर्निंग, सारे लोग जवाब दे नहीं रहे हैं, खाली सुन रहे हैं हमको लग रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने सीआरपीसी के सेक्शन 41C के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। कहां? केवल जिला, केवल राज्य स्तर पर, केवल कमिश्नरी स्तर पर, कि राज्य तथा जिला स्तर दोनों पर? कहां स्थापित करेगी? सही ऑप्शन नंबर डी, राज्य एवं किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है?
39 के अंतर्गत, 40 के अंतर्गत, 41 क के अंतर्गत कि 41 घ के अंतर्गत? विकास कुमार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 41 घ के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ये एक देखिए बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि लॉ के प्रोविजन के अगेंस्ट है। एक पुरुष भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? मतलब जनरली क्या होता है ना कि स्त्री को स्त्री ही गिरफ्तार करती है, लेकिन कहता है ना पुरुष भी गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के सेक्शन 43 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकता है यदि वह केवल संज्ञेय अपराध करता है, असंज्ञेय एवं अजमानती अपराध करता है, संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है, केवल अजमानती अपराध करता है। 43 में प्राइवेट पर्सन की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान है। तो प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? जब वो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करेगा, तब वो गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय या अजमानती है तो नहीं, कॉग्निजेबल भी होना चाहिए और नॉन बेलेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, और उसके प्रेजेंस में होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, लॉ लर्निंग। लॉ लर्निंग बेटा नाम तुम्हारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। संज्ञेय मामलों में इत्तला 154 में है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 43 में है, पुलिस द्वारा अधिकारी द्वारा 41 में है और आरोप की अंतर वस्तु 211 में। अच्छा मीनू राय हैं आप? मीनू राय, मुझे लगता है आपने तो मैसेज किया था मुझे। हाँ ये है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, मजिस्ट्रेट द्वारा जो गिरफ्तारी होती है वो 44 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको मजिस्ट्रेट वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? किसको कर सकता है? ऑप्शन ए है कि मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति, परंतु अपराध उस मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न हो। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कहीं भी अपराध किया जाने वाला कोई व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने हो तो मजिस्ट्रेट सक्षम है। और उसके बाद ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव, सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी, अखिलेश सैनी। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है?